अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र के अंदर सेकेंड चैप्टर है आंकड़ों का संग्रह। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने किया था कि आंकड़े क्या होते हैं, डाटा क्या होते हैं, उसको कैसे इकट्ठे करते हैं, प्राथमिक कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं, प्राथमिक कौन से होते हैं, द्वितीयक कौन से, और उनके बीच में हमने अंतर स्पष्ट किया था। अब हम क्या करेंगे कि प्राथमिक और द्वितीयक जो आंकड़े होते हैं उनका संग्रहण कैसे करते हैं। तो जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं उनका संग्रहण किससे किया जाता है, व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। किससे किया जाता है, व्यक्तिगत रूप से। व्यक्तिगत रूप का मतलब हो गया कि क्या होते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे करने वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, व्यक्ति के पास समक्ष जाते हैं, स्वरूप जाते हैं, खुद ब खुद जाते हैं और उनसे क्या करते हैं, आंकड़े क्या करते हैं, इकट्ठे करते हैं कि भाई आपकी जो भी डिटेल होती है वो क्या लेते हैं, उनसे ले लेते हैं। सेकेंड नंबर क्या होता है इसके अंदर, सेकेंड नंबर होता है इसके अंदर डाक द्वारा, कि डाक द्वारा क्या करते थे, उसको भेज देते हैं कि भाई आप इन सवालों का क्या दीजिए, उत्तर दीजिए। तो उनसे क्या कर देता है कि आंकड़े इकट्ठे किए जा सकते हैं, या टेलीफोन के माध्यम से मैं कोई भी जो होता है उत्तरदायी उसको क्या करते हैं, टेलीफोन कर देते हैं कि आप उस जो भी चीज़ उनको पूछनी होती है उन चीज़ के बारे में पूछ सकता है। और द्वितीयक आंकड़े का मैंने बताया था कि द्वितीयक आंकड़े जो आंकड़े हमने पहले से क्या किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं और उनको ही उठा के वापस क्या कर लेते हैं, दूसरे उद्देश्य के लिए क्या करते हैं, उन्हीं आंकड़ों को उठाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक बोलते हैं। और द्वितीयक आंकड़े कहाँ से लिए जाते हैं, वेबसाइट वगैरह जिनसे भी लेने होते हैं वेबसाइट से लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या टॉपिक है, हमारे पास टॉपिक है कि एक प्रश्नावली क्या है। जैसे मान लो कि प्राथमिक जो क्षेत्र के आदमी होते, प्राथमिक जो होते हैं आंकड़े इकट्ठे करने वाले, वो क्या करते हैं कि प्रश्नावली करते हैं। तो प्रश्नावली के अंदर उनकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए उसका हम क्या करेंगे यार, विवरण करेंगे। तो प्रश्नावली के अंदर फर्स्ट नंबर हमारे क्या है कि प्रश्नावली के अंदर हमारे पास जो प्रश्नावली क्या होनी चाहिए, बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। मतलब लंबी का मतलब हो गया कि जो हम जिस प्रश्न पूछ रहे हैं व्यक्ति से, जिस आंकड़े का इकट्ठे करने के लिए, जैसे मान लो हमने जनसंख्या को उठा लिया, तो वो क्या होनी चाहिए, एकदम फिक्स होने चाहिए कि जितने हमें लेने चाहिए उतने लेने चाहिए, फालतू का हम ज़्यादा प्रश्न भी नहीं होने चाहिए। सेकेंड नंबर होता है कि प्रश्नावली सामान्य प्रश्नों से स्टार्ट होनी चाहिए, कि भाई नॉर्मल नाम पता उनसे स्टार्ट होनी चाहिए और वो कहाँ तक चलनी चाहिए, सामान्य से स्टार्ट होकर और वो कहाँ से कठिन तक चलनी चाहिए। जैसे मान लो मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि एक प्रश्नावली के, एक अच्छी प्रश्नावली के गुण, एक अच्छी प्रश्नावली के गुण, क्या गुण हो सकते हैं। फर्स्ट नंबर गुण हो सकता है प्रश्नों की संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो प्रश्न कर रहे हैं उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जितनी हमें आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि प्रश्न प्रश्नों का क्रम सामान्य से आरंभ होकर कठिन तक होना चाहिए। थर्ड नंबर होता है प्रश्न सरल व स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, फोर्थ नंबर होते हैं प्रश्न सरल व स्पष्ट होना चाहिए। फोर्थ नंबर क्या होना चाहिए कि प्रश्न नकारात्मक प्रश्न नहीं होना चाहिए। प्रश्न नहीं होने चाहिए।
5th नंबर क्या होता है कि प्रश्नों में उत्तर के संकेत नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं कि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कि जितने हमें प्रश्न चाहिए आंकड़ों के लिए उतने ही प्रश्न होने चाहिए। प्रश्नों का क्रम क्या होना चाहिए, सामान्य से पहले इजी प्रश्न जैसे मान लो नाम पता जो भी पूछते हैं उनसे होना चाहिए, और कठिन तक उस नाम पते से स्टार्ट होकर जो जो कठिन हमें जिसके आंकड़े इकट्ठे करने डाटा वहाँ तक होनी चाहिए। प्रश्न क्या होने चाहिए, सरल व स्पष्ट होने चाहिए, घुमा फिरा के जो भी प्रश्न नहीं करेंगे, सीधा नाम पता एड्रेस जो भी पूछते हैं वो क्या होना चाहिए, आंकड़ों की उम्र वगैरह जो भी होते हैं वो सारे के सारे सरल होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए कि हम जो चीज़ पूछ रहे हैं वो अगले को क्या आनी चाहिए, जो उत्तरदाता है उसको क्या आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। 4th नंबर होता है नकारात्मक प्रश्न नहीं होने चाहिए, जो हम आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं उनके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार के हम आंकड़े के जैसे मान लो जनसंख्या के कर रहे हैं तो जनसंख्या में हमने नाम पता एड्रेस और जितने घर में सदस्य हैं उनके नाम पता जो भी पूछते हैं वो होने चाहिए, उसके अलावा कोई अन्यथा जो भी बेकार के क्वेश्चन होते हैं वो नहीं होने चाहिए। और प्रश्न जो हम प्रश्न कर रहे हैं उसके अंदर उत्तर के संकेत नहीं होने चाहिए, उत्तर का संकेत जो प्रश्न हमने किया है उसमें उत्तर स्पष्ट नहीं होना चाहिए कि हमने किस चीज़ का प्रश्न किया है और उसका उत्तर उसके अंदर भी नहीं होना चाहिए। अगला टॉपिक है हमारे पास, इसके अगला टॉपिक है जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या की क्या डेफिनेशन होती है, अगला टॉपिक है हमारे पास जनसंख्या। जनसंख्या की क्या टॉपिक होते हैं कि जनसंख्या के अंतर्गत संख्या के अंतर्गत जनसंख्या के अंतर्गत समष्टि की समस्त इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है। समष्टि की समस्त इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, और एक होता है हमारे इसके अंदर, दोनों को समझाऊंगा। जनसंख्या के अंतर्गत समष्टि की समस्त इकाइयों को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। एक होता है हमारे यहाँ प्रतिदर्शन, प्रतिदर्श क्या होता है कि समष्टि प्रतिदर्श क्या होता है कि समष्टि से चयनित किया गया समष्टि से चयन किया गया एक छोटा समूह है, एक छोटा समूह है। समष्टि से चयनित किया गया एक छोटा समूह है जिसके द्वारा संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जाती है, जिसके द्वारा संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाती है। ठीक है, अब देखो जनसंख्या के अंतर्गत और
प्रतिदर्श में क्या फर्क होता है, देखो हम एक एग्जाम्पल के रूप में दोनों को समझ लेते हैं, ठीक है। कि हम अगर जनसंख्या को लेते हैं, ठीक है, तो जनसंख्या के अंदर क्या होता है कि मान लो कि 1000 क्या है, 1000 सदस्य हैं, ठीक है, 1000 सदस्य हैं। या फिर हम पकड़ लेते हैं 1000 क्या है, हमारे पास घर है, हमारे पास क्या है 1000 घर हैं। तो जनसंख्या के अंदर क्या होता है कि जनसंख्या अंदर सारों घरों के अंदर हमें जा के क्या करनी पड़ती है, डिटेल लेनी पड़ती है। समष्टि की सभी इकाइयों से में क्या करते हैं, सम्मिलित किया जाता है कि हमें सभी के घर पे जानी पड़ती है। सभी के घर में जाने के बाद में हमें क्या लेनी पड़ती है, उन सबसे क्या लेनी पड़ती है, डिटेल लेनी पड़ती है। वो क्या होती है, जनसंख्या होता है, ठीक है। लेकिन प्रतिदर्श में क्या होता है, प्रतिदर्श में क्या होता है कि उनमें से हम क्या लेंगे, 200 इकाइयों को लेंगे, ठीक है। 200 इकाइयों के घर पे जाएंगे और उनसे जो डिटेल इकट्ठा करेंगे उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लिया कि जो जनसंख्या या फिर जनसंख्या होती है उसके अंदर क्या होता है कि समस्त घरों में जाते हैं। प्रतिदर्श के अंदर हमने ले लिया कि जैसे मान लो कि हमने कोई चीज़ का ले लिया, खाद्य पदार्थ का ले लिया कि कितने लोग उसको पसंद करते हैं, कितने लोग पसंद नहीं करते हैं। तो टोटल मान लो कि उसके अंदर 1000 घर है, प्रतिदर्श की बात कर रहे हैं कि टोटल मान लो 1000 घर है। हम क्या करते थे कि हमें जो खाद्यान्न होते हैं उनकी पसंद की बात करनी है कि वो क्या क्या पसंद होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि प्रतिदर्श के अंदर 1000 घरों को में नहीं जाता, उनमें से क्या करते हैं वो 200 घरों के अंदर जाते हैं और उनसे क्या कर लेते हैं, वो डिटेल ले लेते हैं कि आपको कौन से खाद्यान्न पसंद है। उनकी डिटेल के अकॉर्डिंग ही क्या कर देते हैं कि उनसे जो डिटेल इकट्ठा करते हैं उसी डिटेल को क्या कर देते हैं, वो 1000 घरों के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, आंकड़े तैयार कर लेते हैं कि भाई 200 के आंकड़े हम वो क्या कर लेते हैं, वो निकाल लेते हैं, पहले उनके घरों में जाके क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि भाई 200 घरों में से 100 घरों को, जो मान लो 150 घरों को जैसे मान लो गेहूँ पसंद है तो उनको ले लिया, और 50 घरों को मान लो बाजरा पसंद है, ठीक है। तो उन दोनों को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं कि भाई 150 घरों को गेहूं पसंद आ गया और 50 घरों को मान लो बाजरा पसंद आ गया। उसी के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, वो 1000 का निकाल लेते हैं कि 1000 को वो क्या कर लेते हैं कि 150 को 200 में से 150 को आए 150 के हैं तो क्या कर लेंगे, उन्हीं से ये कर लेंगे कि भाई 700 आदमी को क्या पसंद आते हैं, गेहूँ पसंद आते हैं, और 300 आदमी को क्या पसंद आते हैं, बाजरा पसंद है। उसी के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, वो निकाल लेते हैं। वो 1000 घरों के अंदर नहीं जाते। लेकिन जनसंख्या के अंदर क्या होता है कि जनसंख्या के अंदर प्रत्येक घरों के अंदर क्या कहते हैं, जाकर उनसे सभी डिटेल को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, ठीक है। और प्रतिदर्श के अंदर उन्हीं इकाइयों के छोटे रूप को ले लेते हैं और उनसे क्या करते हैं, आंकड़े तैयार करते हैं, ठीक है। प्रतिदर्शन के दो प्रकार होते हैं कि यादृच्छिक और एक होता है अयादृच्छिक, ठीक है। अब यादृच्छिक और अयादृच्छिक में क्या फ़र्क होता है कि देखो हम एक इसको क्या लेते हैं, एग्जांपल के अंदर रूप में क्या ले लेते हैं, 100 लेते हैं। कि जैसे मान लो कि हमने 300 कोई घर ले लिए, 300 परिवार ले लिए, ठीक है। 300 परिवार के घर में क्या कर लेते हैं कि एक लॉटरी सिस्टम कर लेते हैं, लॉटरी सिस्टम या पर्ची सिस्टम कर लेते हैं, जिसको क्या कर लेते हैं हम उसकी किसी के अंदर डाल के, और उससे जो चयनित किए जाते हैं, हमें उससे हमें कितने चयन करने हैं, प्रतिदर्शन के अंदर छोटे रूप में लेते हैं तो हमें चयन कितने करते हैं, उससे 30 कर लेते हैं। तो उसकी तरह लॉटरी सिस्टम की तरह क्या कर लेते हैं कि उनमें 300 पर्चियों में अलग अलग घरों के जो नाम लिख के उसको एक डब्बे के अंदर डाल देते हैं, और उससे क्या निकाल लेते हैं, हम 30 पर्ची निकाल लेते हैं। जिसकी जो पर्ची आती हैं उसके घरों में हम जाके क्या कर लेते हैं, आंकड़े या डाटा क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। उसे क्या बोलते हैं, यादृच्छिक कहते हैं। जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी भेदभावना नहीं होती कि जिसके अंदर भाई जिसका आएगा उसी के घर पे जाएंगे, न कोई भेदभावना की बात, न कोई दूसरी होती है। अब अयादृच्छिक के अंदर क्या होता है कि अयादृच्छिक के अंदर वही चीज़ होती है कि हमें 300 घरों को क्या लेना है, आंकड़ा लेना है। जिससे 300 घरों में से हमें किसका आंकड़ा, कितने घरों का आंकड़ा लेना है, 30 घरों का आंकड़ा लेना है, ठीक है। अब 30 घरों के अंदर यादृच्छिक में तो हम क्या कर लेते हैं, लॉटरी सिस्टम कर लेते हैं कि जिन का आएगा उनके घर पे हम जाके और हम क्या कर लेंगे, डाटा को क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन यादृच्छिक चयन में क्या होता है कि 300 घरों का जो हम सिलेक्शन करते हैं, 300 घरों में से जो 30 घरों का सिलेक्शन करते हैं, वो क्या करते हैं, जो डाटा इकट्ठे करने वाले होते हैं वो क्या कर लेते हैं, उसको अपनी मर्जी से क्या कर लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं। जो उनको अच्छे लगते हैं उनको क्या कर लेते हैं, इकट्ठे करते हैं। जो जिससे क्या होती है, भेदभावना की भावना क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसके अंदर क्या यादृच्छिक होता है कि भैया मैंने बता दिया, इसके अंदर क्या होती है कि 300 घरों को उनको बोल दिया जाता है कि आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर लो, इनके आप अकॉर्डिंग 30 घरों को सिलेक्शन कर लो, कि वो अपनी मनमर्जी से जो घर उनको क्या आते हैं, अच्छे लगते हैं या पसंद आते हैं, उन्हीं घरों को क्या करते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं। बाकी घरों को क्या करते हैं, सिलेक्ट नहीं करते। लेकिन यादृच्छिक में अंदर जिसकी लॉटरी सिस्टम करते हैं, जिसका नंबर आता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, जो डाटा इकट्ठा करने वाले होते हैं
अनुसंधान के अंदर उनकी क्या करते हैं, खुद की मर्जी नहीं चलती, जिस पर्ची के अंदर जिसका नाम आएगा उसी के घर पे जाके क्या करेंगे, वो उसका क्या करेंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे। लेकिन इसके अंदर अपने कोडिंग कर लेते हैं कि भाई हमें इन घरों के अंदर, तो इसको सिलेक्शन कर लेते हैं कि हमें इन घरों के अंदर जाना है और अपने क्या करने हैं, डाटा इकट्ठे करने थे। अब इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी क्या होती हैं, त्रुटियाँ होती हैं। इसके अंदर बहुत सारी क्या हो जाती हैं, गलतियाँ भी हो जाती हैं। जैसे मान लो कि हमने ये गलती ले ली कि प्रतिचयन त्रुटियाँ, प्रतिचयन त्रुटियाँ, किसके अंदर गलतियाँ क्या होती है, प्रतिदर्श के अंदर क्या गलतियाँ होती है। देखो प्रतिदर्श के अंदर क्या गलतियाँ होती है कि हमने जैसे मान लो कि इसके अंदर 5 परिवारों को ले लिया, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने इसके अंदर 5 घरों को ले लिया, ठीक है। 5 घरों के हमने जैसे मान लो कि आंकड़े निकाले, जैसे मान लो एक का ले लिया हमने 500, 500, एक का ले लिया हमने 550, एक का ले लिया हमने 600, एक का ले लिया हमने 650, एक का ले लिया हमने 700। हमने टोटल मिला के क्या ले लिए, 5 घरों के आंकड़े। ये क्या है, समष्टि है, पूरे कितने हैं, 500 है। इसको हमने टोटल किया, इन सबको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ये आंकड़े हैं कोई, ठीक है, इनको क्या कर लेते हैं, हम जोड़ लेते हैं। इनको हमने जोड़ा तो कितने आ गए, 3000 आ गए। इनका हम निकाल लेते हैं औसत, औसत निकाल लिया 3000 भाग औसत के अंदर कितने हैं, 5 है, 5 का भाग दे देंगे तो कितने आ जाएंगे, 600 आ जाएंगे। औसत कितने आ गए हमारे पास, 600 आ गए। मान लो कि 5 गांव के उदाहरण ले ली कि एक गाँव में 500 रहते हैं, एक में 650, 550, एक में 600, एक में 650, एक में 700। इनका औसत क्या निकाल लिया, 600 आ गया कि भाई प्रत्येक गाँव के अकॉर्डिंग 600 व्यक्ति रहते हैं। ये तो थे प्रति। अब इसके अंदर ये तो हो गए एग्जिट में, जो समष्टि की सारी इकाइयों हमने ले लिया। लेकिन प्रतिदर्श के अंदर हम क्या कर लेते हैं, इन इकाइयों में से कुछ छोटे रूप में ले लेते हैं। इन इकाइयों में छोटे रूप में हमने ले लिया, जैसे मान लो कि 2 को ले लिया, एक 500 को ले लिया, एक एग्जाम्पल हमने 600 को ले लिया, हमने क्या ले लिया 700, एज हमने 700 को ले लिया। तो हमने 2 इकाइयों को ले लिया, 500 प्लस 700, ठीक है। टोटल मिला के कितने हो गए हमारे पास, 1200। एवरेज निकाला कितने का है, 2 है, तो 2 का भाग दे देंगे। तो टोटल मिला के हमारे पास, हमने इसके अंदर जैसे मान लो ले लिया 600, इसके अंदर हमारे पास आए कितने, 1100, भाग दे दिया 2, तो टोटल मिला के कितने आ गए हमारे पास इसके अंदर, 550, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे मान लो हमने कोई बोल दे कि 500 प्लस 700 लेते हैं, तो टोटल मिला के हमारे पास 1200 आ गए, डिवाइड दे दिया, 2 बराबर कितने आ गए, 600। अब देखो कि अब हम क्या लेते हैं, इसके अंदर हमने ये दोनों ले लिए, तो इसके और इसके क्या आ रहा है, ये बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। लेकिन ये कोई क्या होता है, एक तुक्का होता है, जिसके अंदर क्या होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारों के अंदर क्या आए, इक्वल आए। कि हमने चलो मान लो कि इसने इसको और इस परिवार को साथ में ले लिया, इनके 2 के हिसाब से क्या निकाल रहा है, ये आंकड़े निकाल रहा है। तो इन 2 के हिसाब से निकाला, तो चलो इसका मान लो एग्जिट आ गया। अब यही क्या करे कि अब इन दोनों को नए लेके और इन दोनों को ले लेता है, तो इन दोनों को ले लेता है, तो 500 प्लस 600 बराबर कितने हो गए, 1100। और इनका औसत निकाला तो कितने आ गए, 550 आ गए। अब इसके और इसके बीच में क्या आ रहा है, डिफरेंस होता है। तो प्रतिचयन त्रुटि में ये एक चीज़ ये होगी कि जो जनसंख्या और प्रतिदर्शन के बीच का जो अंतर होता है, उसे क्या होते हैं, प्रतिचयन त्रुटि बोलते हैं। कि जनसंख्या और प्रतिदर्शन के मध्य जो क्या होता है, अंतर होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम प्रतिचयन त्रुटियाँ बोलते हैं, ठीक है। जिसका मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में बता दिया कि 5 गाँव की हमने जनसंख्या ले ली, जिसका हमने औसत देख लिया कि भाई एवरेज कितने लोग रहते हैं प्रत्येक गाँव में, 600 लेते हैं। अब इसका क्या कर लेते हैं, प्रतिदर्शन के अंदर इन्हीं में से क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 को क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज कई बार इक्वल आ जाता है। इक्वल कब आ जाता है, ये क्या होता है, एक तुक्का होता है कि जिसके अंदर आ जाता है, लेकिन ज़्यादा चांस होते हैं कि उसके अंदर नहीं आता। जैसे मान लो इसने इसको ले लिया, तो इसका क्या है, इक्वल आया। अगर ये इसको और इसको शामिल कर लेता तो क्या आता है, इसका इक्वल नहीं आता, क्योंकि जो समष्टि के अंदर कितने आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एवरेज कितना आ रहा है, 550। तो इन दोनों के जो बीच का अंतर होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम प्रतिचयन त्रुटि बोलते हैं। अगला टॉपिक इसके अंदर क्या आता है हमारे पास कि अप्रतिचयन त्रुटि, अप्रतिचयन त्रुटियां। अप्रतिचयन त्रुटियों के अंदर क्या होता है कि अप्रतिचयन त्रुटियां, हमने प्रतिचयन तो बता दी कि जिसके अंदर जनसंख्या और प्रतिदर्शन के आंकड़ों के मध्य का अंतर को क्या बोलते हैं, हम प्रतिचयन त्रुटि बोलते हैं।
अप्रतिचयन के अंदर क्या होता है? अप्रतिचयन के अंदर हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि मान लो कि कोई भी अनुसंधान करता क्या करता है, आंकड़े इकट्ठे करने जाता है। तो आंकड़े इकट्ठे करने में क्या होता है कि कई बार कोई जो उत्तरदायी उत्तर देने वाला होता है व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति, वो क्या करता है कि उनके आंकड़े क्या करता है, स्पष्ट नहीं देता। जैसे मान लो कि उसको देने कितने चाहिए थे भाई, टोटल घर में सदस्य मान लो उसके 5 हैं और वो कितने बता देता है, 3 बता देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, मिसमैच हो जाता है। उसकी आंकड़े देने में जो बताने वाला होता है उसके देने में क्या हो जाती है, गलती से वो क्या देते हैं, दूसरे आंकड़े दे देते हैं। या फिर क्या हो जाता है कि जो अनुसंधान कर्ता का सदस्य होता है, जो आंकड़े इकट्ठा करते हैं, वो क्या कर देता है कि कोई बार जो 31 होता है 31 को क्या लिख देता है, 13 लिख देता है। तो इस प्रकार की त्रुटियां होती हैं ना, जो क्या होती है कि प्रतिदर्शन में भी हो सकती है और जनसंख्या में समष्टि में भी हो सकती है। तो समष्टि के अंदर क्या होता है कि मान लो कि समष्टि के अंदर भी क्या, मान लो कि वो आंकड़ों को क्या कर ले, उठा के गलत ले सकते हैं, और प्रतिदर्शन के अंदर भी क्या ले सकते हैं, गलत। तो सदस्य भी से भी क्या हो सकती है, इसके अंदर गलती हो सकती है। और जो उत्तर देने वाला व्यक्ति होता है उससे भी क्या हो सकती है, वो भी क्या दे सकता है, हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है। जैसे मान लो कि हमें कोई चीज़ की डिटेल इकट्ठी करनी है, हमें वो व्यक्ति नहीं मिला, उसके भाई उसके उपलक्ष्य में हमने क्या ले लिया, दूसरा व्यक्ति को ले लिया। तो वो क्या दे सकता है, उतनी डिटेल नहीं दे सकता जो खुद देने वाला होता है। तो वो क्या देते हैं, उससे थोड़ी बहुत क्या देते हैं, गलत दे देते हैं, जिससे क्या होता है, आंकड़ों में क्या होने लग जाता है, डिफरेंस आने लग जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, हम प्रतिचयन त्रुटि बोलते हैं। जिस त्रुटि के अंदर क्या होते हैं कि या तो अनुसंधान का सदस्य होता है उसकी गलती हो जाती है, या उत्तर देने वाले व्यक्ति की गलती हो जाती है, उसे बोलते हैं अनुसंधान अप्रतिचयन त्रुटियाँ। ठीक है, अगला टॉपिक करते हैं हम। अगला हमारा टॉपिक है भारतीय की जनसंख्या और राष्ट्रीय प्रतिदर्शन। ये दो तरह के क्या है, संगठन है, एक तो भारतीय की जनसंख्या और एक राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि भारतीय जनसंख्या के अंदर क्या होता है कि भारतीय जनसंख्या के अंदर जनसंख्या के बारे में बताते हैं कि हमारी कितनी संख्या है, जन की क्या है। भारतीय जनसंख्या का मतलब हो गया जन की संख्या, जन की संख्या, जनसंख्या का निकालते हैं, और हर साल 10 साल से क्या निकालते हैं, जनसंख्या निकाली जाती है। तो इस जनसंख्या के बारे में ये क्या संगठन क्या करता है, जनसंख्या के बारे में बताता है कि भारत की एग्जिट में जनसंख्या कितनी है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि 2011 की जनसंख्या कितनी थी हमारे पास, 125 करोड़ के आसपास थी। ठीक है, तो उसके बारे में कौन सा संगठन बताता है, भारतीय की जनसंख्या का संगठन बताता है। ठीक है, अब ये क्या संगठन क्या कहता है, जनसंख्या भी बताता है और क्या बताता है कि जनसंख्या की वृद्धि भी बताता है कि जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि भी बताता है ये। ठीक है, और ये क्या बताता है, और लिंगानुपात बताता है कि कितने लिंगानुपात हैं, लिंगानुपात अनुपात कि कितने लड़कियों में कितने लड़के हैं, ये सारे भी क्या बताता है, जनसंख्या ये बताता है। और ये क्या बताता है, जनसंख्या का आकार बता देता है कि जनसंख्या कितना आकार है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या देता है, ये जनसंख्या के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट करता है कि जनसंख्या के अंदर कितने लोग बेरोजगार है, कितने रोजगार में है, जनसंख्या का आकार। और जनसंख्या की वृद्धि के बारे में बताता है कि जनसंख्या की कितनी वृद्धि है, या लिंगानुपात बता देता है कि कितने लड़कियों पे कितने लड़के हैं, ये सारी, और जनसंख्या कार की कितना बड़ा है जनसंख्या। ठीक है, अब राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण क्या होता है, इसको बोलते हैं NSSO। ये क्या करता है, ये सामाजिक मुद्दों को उठाता है। ये किसको लेता है, सामाजिक व आर्थिक। जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दे होते हैं उनको क्या करता है, ये शो करता है कि सामाजिक और आर्थिक के अंदर क्या हो गए, सामाजिक के अंदर और आर्थिक के अंदर हो गए कि बेरोजगार हो गए, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग शिक्षित हैं। बेरोजगार का ले लेते हैं, पहला टॉपिक हमने ले लिया रोजगार का, कि रोजगार के अंदर कितने रोजगार के अंदर हैं और कितने बेरोजगार के अंदर हैं। सेकेंड हमने ले लिया इसके अंदर शिक्षा का। ठीक है, थर्ड नंबर ले लिया कि कितने साक्षरता का ले लिया, साक्षरता ले लिया, या फिर हमने ले लिया श्रम का ले लिया कि कितने लोग श्रम करते हैं। तो इन सभी चीज़ों की जो आर्थिक और सामाजिक चीज़ें होती हैं उन सब का क्या देता है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण क्या देता है, हमें इस चीज़ के आंकड़े देता है कि रोजगार बताता है कि कितने लोग रोजगार में, कितने बेरोजगार है। शिक्षा का बताता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है। साक्षरता बता देता है, और श्रम के अंदर जो लोग कार्य करते हैं उनके बारे में बता देता है। और ये क्या करता है कि अपने 3 माह से क्या करता है, 3 महीने से क्या करता है कि अपनी पत्रिका लॉन्च करता है,
हर 3 महीने में क्या करता है, अपनी पत्रिका लॉन्च करता है और उसका नाम क्या होता है, सर्वेक्षण। पत्रिका का क्या नाम होता है, सर्वेक्षण। तो राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण का उसका पूरा नाम इंग्लिश में NSSO, और ये सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को लेता है, जिसमें रोजगार, शिक्षा, ये सारे मुद्दे होते हैं। और ये अपने 3 महीने के अंदर क्या करते हैं, हर तीन महीनों के अंदर अपनी क्या होते हैं, आंकड़ों को प्रदर्शित करता है, जिसका और उनका नाम क्या होता है, सर्वेक्षण। पत्रिका का नाम है सर्वेक्षण। ठीक है।